जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है आपका अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर 18वां। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। इस पेपर को दोस्तों एक भी क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिस नहीं करने। आपके एग्जाम में ये रामबाण साबित होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए। जो भी रेलवे में अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी क्वेश्चंस आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना दोस्तों, ठीक है। जो बच्चा पसीना बहा सके वही बच्चा अंत तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि पसीना वही बहाते हैं जो सिलेक्शन पाते हैं दोस्तों, है ना। सिलेक्शन वही पाते हैं जो पसीना बहाते हैं। तो आपको अंत तक बने रहना है। पूरा रिवीजन कराऊंगा, मैंने लिख रखा आपके लिए फुल रिवीजन कराऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल पेपर जैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाना, एक एक पॉइंट को नोट करते रहना और कमेंट करना कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। बिना समय गंवाए दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेरे सभी वीर पूरी क्लास को अंत तक वॉच करना, पूरा रिवीजन कराऊंगा। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? कुंडलवन में, राजगृह में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करना क्या होगा इसका सही जवाब। चलो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। पहली बौद्ध संगति मेरे वीरों ध्यान रखना राजगृह में होती है दोस्तों। कहां पर होती है? राजगृह में दोस्तों। किसके शासनकाल में आपको एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको टाइम पीरियड बताना दोस्तों, अजात शत्रु। और किसकी अध्यक्षता में तो ध्यान रखना महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है दोस्तों। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है दोस्तों। किसके शासनकाल में दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? साबकमीर। ध्यान रखना दोस्तों। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? आपको ध्यान रखना दोस्तों, साबकमीर की अध्यक्षता में। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में होती है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में दोस्तों? वसुदेव की अध्यक्षता में। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको टिक करना है अश्वघोष। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को नोट करना मेरे। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, अंत में कमेंट जरूर करना कि कितने आपने क्वेश्चन सही किए। जैन धर्म के कितने महाव्रत थे? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। 3, 4, 2 या 5। अंत तक बने रहना दोस्तों। जैन धर्म के कितने महाव्रत थे? तो मेरे वीरों 5 महाव्रत थे। अब दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। वो 5 महाव्रत कौन कौन से थे मेरे वीरों? ध्यान रखना। पहला ध्यान रखना सत्य, सत्य। दूसरा आपको ध्यान रखना अहिंसा। दूसरा आपको ध्यान रखना अहिंसा, सत्य, अहिंसा। और तीसरा कौन सा दोस्तों बताइए? अस्तेय। तीसरा आपको ध्यान रखना अस्तेय, अस्तेय। और चौथा आपको ध्यान रखना मेरे वीरों, चौथा आपको ध्यान रखना यहां पर, चौथा लिखना। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अपरिग्रह। लिख लो अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अब एक और बचता है 5वां। उस 5वें का नाम है दोस्तों ब्रह्मचर्य, जो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य, ठीक है साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कौन सा मतलब महाव्रत जोड़ा था दोस्तों? तो ध्यान रखना ब्रह्मचर्य। तो ये 5 स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन 393 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी, झेलम नदी, बेतवा नदी या ताप्ती नदी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। सभी स्टूडेंट्स बताएं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेतवा नदी। क्या होगा मेरे वीरों? बेतवा नदी। बेतवा नदी पर आपको 2 बांध ध्यान रखने दोस्तों, 2 बांध ध्यान रखने। एक तो माता टीला बांध और एक तो दोस्तों कौन सा दोस्तों बताइए? दूसरा है दोस्तों लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। मैंने 2 बांध परियोजना बताई दोस्तों आपको। बेतवा नदी पर ध्यान रखना, यूपी में स्थित है। पहली माता टीला, दूसरी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना दोस्तों। अब चिनाव नदी की बात करते हैं दोस्तों। चिनाव नदी पर आपको 3 बांध परियोजनाएं ध्यान रखनी है दोस्तों। ये मैं लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है चिनाव नदी की। एक तो सलाल, सलाल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी ध्यान रखना है बगलिहार, बगलिहार। दूसरी है बगलिहार और तीसरी है दोस्तों दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती। ये चिनाब नदी पर है दोस्तों, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। बात करें दोस्तों झेलम नदी। झेलम नदी पर मेरे वीरों 3 बांध परियोजना आपको ध्यान रखनी है। पहली किशनगंगा बांध परियोजना, तुलबुल बांध परियोजना
और उरी बांध परियोजना, ये आपके झेलम नदी पर है। ताप्ती नदी पर आपको 4 बांध परियोजनाएं याद रखना दोस्तों, चारों की चारों गुजरात में है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, 2 परियोजनाएं आपको ध्यान रखनी दोस्तों। एक तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध परियोजना और काकराबारा बांध परियोजना, ये दोनों ताप्ती रिवर पर है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब अगर मैं लिखूंगा तो क्लास बहुत लंबी चली जाएगी। तो मेरे आप हर एक पॉइंट को नोट करिए और नोटिस करके लिखते रहिए हर एक पॉइंट को। आज की क्लास से दोस्तों आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। वीर नाट्यम लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको 3 लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको कभी नहीं भूलने। तमाशा लिख लो, पहला क्वेश्चन कि तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र का, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। लावड़ी लोक नृत्य, लावड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? महाराष्ट्र का। और एक और ध्यान रखना दोस्तों, पोवड़ा लोक नृत्य, पोवड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीर नाट्यम की बात करें गुरुजी तो आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य सुन लो। वीर नाट्यम, कोलाट्टम, कुम्भी लोक नृत्य, सिद्धि माधुरी, घंटा मर्दाला, तपेता गुल्लू, बोनालू, गोभी माथुरी, लंबाड़ी, डिमसा, ये सारे आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों। फगुआ आपके हरियाणा का है दोस्तों, ठीक है, हरियाणा का है। छवि नृत्य आपके हरियाणा का है। गुजरात के भी सुन लो, एक लास्या लोक नृत्य ध्यान रखना है, गरबा ध्यान रखना है, डंडारिया ध्यान रखना है, पटवानी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये सारे एग्जाम में पूछे गए नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, अंत तक बने रहना, हर एक पॉइंट को नोटिस करना और कॉपी में नोट डाउन करना दोस्तों, क्योंकि हमें दोस्तों इस बार पेपर की खोपड़े में छेद करना है दोस्तों। क्वेश्चन 395, समवर्ती सूची का प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 4वीं अनुसूची। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करना कि 8वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 10वीं और 11वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये चारों क्वेश्चन आप एकदम से जल्दी से कमेंट में छाप दें दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपकी तैयारी पूरी कराऊंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। जल्दी से जो भी क्वेश्चन 4 मैंने पूछे एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को छाप दो मेरे वीरों। हमें बात करी गई है समवर्ती सूची का, इसका प्रावधान दोस्तों किस अनुसूची में? तो दोस्तों ध्यान रखना 7वीं अनुसूची में दोस्तों। 8वीं में दोस्तों भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। 11वीं दोस्तों आपको पंचायतियों से संबंधित है, पंचायत राज्य का प्रावधान है, पंचायत राज्य का प्रावधान है। 11वीं में दोस्तों क्या है दोस्तों? आपके पंचायत राज का प्रावधान है, ठीक है। आपको ये बताना है दोस्तों। बताइए, जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया उसका जवाब बताइए क्या होगा, सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों। अब बची है 4थी अनुसूची दोस्तों। 4थी अनुसूची के अंदर क्या है दोस्तों? राज्यसभा की सीटों का आवंटन है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जो 4 क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे मेरे भाई बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना क्वेश्चन 395 में जो मैंने आपसे 4 क्वेश्चन करे हैं दोस्तों। किस रोग को हैंसंग रोग के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमोनिया, कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया और प्लेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी रोग है ना, ये सभी के सभी रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं दोस्तों। लिख लो, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं, ये सभी लिख लो, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, यानी कि ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोस्तों, बैक्टीरिया से जीवाणु जनित रोग हैं, ये सभी, ठीक है, जीवाणु जनित रोग हैं दोस्तों। ये आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। अब आपको पूछा हैंसंग रोग दोस्तों, बहुत सारे को पता नहीं होगा, तो दोस्तों ध्यान रखना मेरे वीरों, ये दोस्तों कुष्ठ रोग इसी का दूसरा नाम है दोस्तों। हैंसन रोग को ही मेरे मित्रों कुष्ठ रोग कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इस कुष्ठ रोग से हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूं, आपको रोग पढ़ना है, वो क्या कौन सा रोग बैक्टीरिया से है, कौन सा रोग दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा रोग फंगी से होता है, और उन रोगों से कौन सा अंग प्रभावित होता है मेरे वीरों, ये छाप के आना आपको एग्जाम में। तो मेरे वीरों कुष्ठ रोग से आप ध्यान रखेंगे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र,
तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं मेरे वीरों नर्वस सिस्टम, है ना, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है, ये ब्रेन से संबंधित। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। अगर साथियों ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन है? अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे गलत करेंगे दोस्तों। गलत क्यों करेंगे? क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। पीवी सिंधु, शरत कमल, मनु भाकर या PR श्रीवेश? मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन है? दोस्तों ध्यान रखना, उद्घाटन की बात करी जा रही है ना कि अंत समारोह की। दोस्तों उद्घाटन की बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखना पीवी सिंधु और शरत कमल, ये दोस्तों उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक हैं। उद्घाटन ठीक है। अंत समारोह के ध्वजावाहक कौन है दोस्तों? मनु भाकर और PR श्रीवेश। अंत लिख लो यहाँ पे, अंत समारोह, जब पेरिस ओलंपिक का जो अंतिम समारोह था ना उसका अंत समारोह के लिए, ठीक है, लिख लो यहाँ पे अंत समारोह। ये अंत समारोह के ध्वजावाहक हैं और ये उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक है। स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बहुत ही हाई चांसेस हैं। क्वेश्चन 398 दोस्तों बताइए, रत्नागिरी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बताइए, ये जो रत्नागिरी की माइंस है दोस्तों और ये कहां पर स्थित है बताइएगा कमेंट करके। तांबा, लौह अयस्क, हीरा या कोयला? मेरे वीरों ध्यान रखना, ये रत्नागिरी माइंस है ना, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र में है ये माइंस, है ना, महाराष्ट्र में। और ये माइंस है किसकी गुरुजी, ये भी तो बता दो। तो मेरे वीरों लौह अयस्क यानी कि आयरन और, लिख लो लौह अयस्क, आयरन और ये किसकी माइंस है मेरे वीरों? आयरन और यानी कि लौह अयस्क की माइंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 399। मेरे सभी वीरों कमेंट करना, निम्न में से CU के पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, हेनस्वांग या भास्कर सेकंड? बताइए दोस्तों, अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों इस बार, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, लेना है दोस्तों। आपको बहुत मेहनत करनी है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जिस ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी ऊर्जा से साथियों आपको भी पढ़ना है। बताइए CU के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, CU के पुस्तक की बात करी जा रही तो हेनसांग किसके दरबार में आया था दोस्तों? सभी स्टूडेंट कमेंट करना कि जो हेनसांग है वो किसके दरबार में आया था दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था दोस्तों। और ये किस विद्यालय में पढ़ने आया था ये भी कमेंट करना, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा का सीधा कि हेनसांग किस राजा के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथियों मैं आपको बता देता हूं, आर्यभट्ट की भी पुस्तक आपको साथ में लगे हाथ ध्यान रखनी है। आर्यभट्ट की दोस्तों एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। मेरे वीरों लिख लो सूर्य सिद्धांत, इन्हीं की पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। और वराहमिहिर की एक पुस्तक है दोस्तों, बताइए क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, पंचसिद्धात्मिक पुस्तक किसकी है? वराहमिहिर की है दोस्तों। और भास्कर सेकंड की एक पुस्तक ध्यान रखनी है, लीलावती। क्या पुस्तक है मेरे वीरों? इनकी एक पुस्तक है लीलावती, लिख लो लीलावती इन्हीं की पुस्तक है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आज का रिवीजन। बहुत सारे क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इस क्लास से। हड़प्पा का पहला स्थल कौन सा है जिसे विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा या राखीगढ़ी? हड़प्पा की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर इसकी खोज करी है, यह आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो दोस्तों और हड़प्पा दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में, आपको यह भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की तो 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंधु घाटी नदी के तट पर इसकी खोज करी है और ये इसकी लोकेशन पाकिस्तान में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब धोलावीरा होगा दोस्तों। लोथल दोस्तों एक बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता का ध्यान रखना। धोलावीरा की बात करें 3 टीलों में विभाजित है मेरे वीरों, 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है।
और दोस्तों इसकी वर्तमान लोकेशन दोस्तों ध्यान रखना गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। किस नदी के तट पर है ये आप लोग कमेंट करके बताना। सबको पता चल गया कि गुरुजी इसको 3 टीलों में विभाजित किया जाता है और इसकी लोकेशन गुजरात है, बस। और मेरे वीरों एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या, तो बताइए आप लोग। बहुत कम लोगों को पता होगा इसका शाब्दिक अर्थ। इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ बहुत कम लोगों को पता होगा। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, शाब्दिक अर्थ क्या है, बहुत कम लोगों को पता होगा। ये सभी को पता होगा कि इसको 3 टीलों में विभाजित किया जाता है, इसकी लोकेशन गुजरात पर है, गुजरात में स्थित है, और इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पता है किसी को। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। सफेद कुआं, सफेद कुआं लिख लो, सफेद कुआं है दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ, सफेद कुआं, सफेद कुआं। बहुत कम लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा। भारत का निम्न में से 18वां रेलवे जोन कौन सा है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट या उत्तरी तट? साथियों भारत के रेलवे जोन की बात करें, रेलवे की बात करें दोस्तों, तो पहली रेल, सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन नोट करें, पहली रेल भारत में कब चली थी, यह आपको ध्यान रखना, पहली रेल, ठीक है। तो मेरे वीरों मैं क्वेश्चन जो लिखा रहा हूं एक एक पॉइंट नोट करना। पहली रेल की बात करें दोस्तों तो 16 अप्रैल 1853 में दोस्तों कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी, मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। कितनी किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। भारत के कुल 18 जोन पाए जाते हैं दोस्तों। कितने जोन है? 18 जोन। कहीं जगह दोस्तों 19 जोन भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन 18 जोन हैं दोस्तों भारत में दोस्तों रेलवे के। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपको, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। किसके टाइम पीरियड में चली थी दोस्तों? तो ध्यान रखना, डलहौजी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और मैं आपको बता चुका हूं 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी करजन के समय में दोस्तों, क्योंकि 1905 के समय ही दोस्तों बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, ठीक है। उसी के तौर पे एक आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें पूछा है 18वां रेलवे जोन कौन सा है दोस्तों, तो आपको क्या टिक करना है? दक्षिणी तट। मैं रेड पेन से लिख देता हूं, दक्षिणी तट है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी करें और आपको ये रेलवे का बेसिक क्वेश्चन ही नहीं पता तो दोस्तों तैयारी बहुत बेकार है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है साथियों, रेलवे वाला टॉपिक। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, 402। दोस्तों मेरे को पढ़ाने का तभी मजा आता है जब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कुछ और फैक्ट बताऊं दोस्तों, ताकि स्टूडेंट्स का हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनता है वो कवर हो दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा मजबूत करने की दोस्तों, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? मेरे सभी भाई भी बहन कमेंट करेंगे। और दोस्तों अंत तक पसीना बहाना है दोस्तों, आप सभी को पता, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था दोस्तों, सिलेक्शन वही पाएंगे जो पसीना बहाएंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे। जिस ऊर्जा के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी ऊर्जा से आपको भी पढ़ना है मेरे वीरों। अंत तक साथ देना, मेरा पूरा रिवीजन कराऊंगा आपका। बताइए, गोलकुंडा, जूनागढ़, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? शेख अलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है मेरे वीरों? तो ध्यान रखना गुरुजी, इनका मकबरा है फतेहपुर सीकरी में दोस्तों। और फतेहपुर सीकरी की बात करें गुरुजी तो इसको यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया गया था 1886 में दोस्तों, 1886 में, 1886 में दोस्तों इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और इसका निर्माण किसने करवाया था गुरुजी? अकबर ने। किसने करवाया था मेरे वीरों? अकबर ने। और अकबर ने इसकी राजधानी अकबर ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था दोस्तों, ठीक है। और ये आगरा यूपी में है दोस्तों, आगरा यूपी में दोस्तों। ये सारा आपको बेसिक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 403। मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं दोस्तों। पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में। मैं आपको हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताऊंगा दोस्तों, पूरा जड़ से उखाड़ देंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में इस बार धुआं करना है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में सिलेक्शन लेना है इस बार। हमें बात करी गई दोस्तों राज्यसभा की, तो ध्यान रखना 1953 में इसकी पहली बैठक होती है, यानी कि पूरी अगर एग्जैक्ट डेट देखें तो 13 मई 1953 लिख लो,
13 मई 1953 की इसकी स्थापना होती है। गुरुजी ये तो आपने बता दिया, ये तो इसका गठन बता दिया, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी स्थापना लिखो, स्थापना इसकी स्थापना कब होती है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट डेट बनेगी आपके लिए, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी, 13 अप्रैल 1952 लिख लो। 3 अप्रैल 1952 लिख लो मेरे वीरों, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना होती है। 13 मई 1953 में इसका गठन होता है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक और लिख लो दोस्तों, नामकरण। मेरे वीरों इसका नामकरण कब किया गया था दोस्तों? पहले दोस्तों इसको नामकरण, पहले इसको दोस्तों राज्यसभा के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इसे राज्य परिषद के नाम से जाना जाता है। आपको यह ध्यान रखना है, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? राज्य परिषद से। और दोस्तों इसका नामकरण आप ध्यान रखेंगे 23 अगस्त 1954 को हुआ। 23 अगस्त 1954 लिख लो, 1954। उसके बाद इसे क्या कहा जाने लग गया? राज्यसभा। तो ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने, इसकी स्थापना, इसका नामकरण और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं। और टोटल 250 मेंबर्स होते हैं दोस्तों। कुल सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? इसमें कुल सदस्य 250 मेंबर्स होते हैं। 250 में से दोस्तों 238 238 दोस्तों स्टेट और यूटी के लिए आ जाते हैं। और इसमें से जो 12 होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों का दोस्तों हमने किसके संविधान से ये लिया है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्यों को हमने किसके संविधान से बोरो किया है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ले रहा हूं, 404। किस समिति के तहत पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिला? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अशोक मेहता समिति, डॉक्टर पीवी के राव समिति, पीवी के थुंगन समिति या फिर डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी समिति? मेरे सभी भाई बहन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले दोस्तों मैं आपको इसका पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं दोस्तों। इसका आंसर होगा पीवी के थुंगन समिति। कब आई थी दोस्तों? तो मेरे वीरों नोट करना, 1988 में आई थी ये समिति। अब इसकी क्या सिफारिशें रही थी वो आप लोग ध्यान से सुनिए। पहली इसकी सिफारिश यही थी कि दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिले, पहला आपको पता चल गया। और दूसरी सिफारिश यह थी कि हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना हो। और वित्त आयोग दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। 2 सिफारिश आपको पता चल गई। तीसरी सिफारिश क्या थी दोस्तों बताइए? पंचायतों का संबंध राज्यों से न होकर बल्कि संघ से हो। ये तीनों सिफारिशें आपको रटनी है। मैं वापस दोहरा रहा हूं, पीवी के थुंगन समिति में 3 सिफारिश थी। पहली सिफारिश पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिला। दूसरी सिफारिश कौन सी थी? प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए। तीसरी सिफारिश क्या थी दोस्तों? पंचायतों को राज्य से संबंध न रखकर संघ से संबंध होना चाहिए दोस्तों। ये 3 ध्यान रखना है। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी, लिख लो, 1977 में आई थी दोस्तों। डॉक्टर पीवी के राव समिति दोस्तों 1985 में आई थी, 1985 में आई थी। और डॉक्टर लक्ष्मी सिंघल समिति 1986 में आई थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जो आपको दिमाग में बैठाना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, बेफिक्र रहिए, पूरा रिवीजन करेंगे दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे दोस्तों। ठीक है, बायोफाइट्स को अवसर उभयचर पौधे कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है बताइए? ये जो बायोफाइट्स हैं इनको अक्सर उभयचर पौधे कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? क्या ये कीड़े खा जाते हैं? क्या ये आविष विविधता नहीं है इनमें? क्या ये मेंढक की तरह दिखाई देते हैं? क्या ये जल और भूमि दोनों में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल साथियों, जल और भूमि दोनों में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इनको अक्सर क्या कहा जाता है? उभयचर पौधे दोस्तों। क्या कहा जाता है मेरे वीरों? उभयचर पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 406। राष्ट्रीय वन नीति विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, धनबाद, चंडीगढ़, नई दिल्ली। दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, मवेशी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित? कमेंट करिए। मवेशी अनुसंधान केंद्र, मवेशी संस्थान कहां पर स्थित है? मवेशी संस्थान मेरे वीरों कहां पर स्थित है? कमेंट जरूर करना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट जरूर करना। मवेशी संस्थान कहां पर स्थित है बताइए दोस्तों कमेंट करके। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। हम इसका आंसर टिक करेंगे। गुरुजी इसका आंसर टिक कर दो, लखनऊ में दोस्तों। रट लो, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? लखनऊ में। यूपी की कैपिटल लखनऊ। इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में स्थित है।
नवाबों का शहर लखनऊ, ध्यान रखना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 311, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315 या आर्टिकल 314? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे तो बिल्कुल गुरुजी हम टिक करेंगे आर्टिकल 312। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। कुछ आर्टिकल पूछ के जा रहा हूं, आप लोग कमेंट करना कि आर्टिकल 64 किससे संबंधित है, आर्टिकल 59 किससे संबंधित है, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है और आर्टिकल 214 किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों 280 आर्टिकल किससे संबंधित है और 352 आर्टिकल किससे संबंधित है। इन सभी के कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए मेरे वीरों, कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं 408। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? मेरे भाई बहनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी? दोस्तों बताइए क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी किसकी दोस्तों सहायक नदी है? कोई बताएगा? घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूध गंगा, ये सभी की सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। हमें क्वेश्चन पूरा अरब सागर में, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है। आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना। और गोदावरी का नदी का उद्गम कहां से होता है आप लोगों को कमेंट करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 409। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए किस महाद्वीप देश में स्थित एक देश है दोस्तों, बताइए। नाइजर और जिम्बाब्वे इनमें से किस महाद्वीप में स्थित एक देश है दोस्तों, बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? साथियों अगर आप लोग मेरी चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीरों एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी ये क्लास लेके आऊं डेली 8 PM पर तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आपको ही सजेस्ट करेगा। गुरुजी सी ऑप्शन टिक कर लो। अफ्रीका, नाइजर और जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? देखो ये तो मैं स्क्रीन पर लिखूंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बहुत अपना ट्राई किया कि मैं बहुत कम क्वेश्चंस को स्क्रीन पर लिखूं और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं ओरली आपको बता सकूं, ठीक है, ताकि हम कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन कर सकें। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम या बिहार? मेरे वीरों बताइए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका तो लिखूंगा दोस्तों, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे असम राज्य का, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिख लो। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा लिख लो, ठीक है। काजीरंगा के बाद मानस लिख लो, मानस के बाद रुको, एक काम करो ऐसे मत लिखो आप लोग, उधर थोड़ा स्पेस ज़्यादा पड़ जाएगा। एक काम करो आप ऐसे लिखिए, ठीक है। तो आपको एक मैं बता चुका हूँ, काजीरंगा बता दिया, ठीक है। अब दूसरा लिखिए मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ठीक है। तो हाँ बस इतना ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इतना ही है दोस्तों, ज़्यादा पूछने जाने वाले यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना है। तो हमने पढ़े दोस्तों काजीरंगा पल्लिया, मानस पल्लिया, नामेरी पल्लिया, औरंग पूछिया और रायमोना, ये 5 राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन लिख लो, 1 नंबर 100% आएगा क्वेश्चन का एग्जाम में। 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 30 जनवरी को? चलिए इस क्वेश्चन का भी फटाफट से पोस्टमार्टम कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं लिख के ही बताऊंगा, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करिए, पहले हम इसका आंसर टिक करें दोस्तों, क्या होगा? 25 जनवरी। किसने 25 जनवरी टिक किया है? बिल्कुल सही है। 23 जनवरी की बात करें, पराक्रम दिवस। लिख लो पराक्रम दिवस, एक एक पॉइंट को नोट करना दोस्तों, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चंस को। पराक्रम दिवस ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और एक बचता दोस्तों, इसको तो कोई नहीं बोलेगा, शहीद दिवस।
भाई साहब इसको तो कभी नहीं बोलना शहीद दिवस। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं 412। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? बताइए दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान प्रदान करता है? तो गुरुजी वो है तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस रोग को शाही रोग कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया, हीमोफीलिया, तपेदिक रोग, हैजा। दोस्तों इस तपेदिक रोग को घबराए नहीं दोस्तों, ये ना सोचे ये कौन सा रोग आ गया। दोस्तों इसी को क्षय रोग कहा जाता है, क्षय रोग। इसी को टीबी रोग कहा जाता है, टीबी की बीमारी, ठीक है। तो इसको देखकर ये ना सोचे ये कौन सा रोग आ गया उटपटांग, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते, पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे हीमोफीलिया। क्या टिक करेंगे मेरे मित्रों? शाही रोग किसे कहा जाता है? हीमोफीलिया। अब ध्यान से सुनिए, इस हीमोफीलिया रोग से दोस्तों क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, रुकती है दोस्तों। इससे समझ में आया मैंने क्या कहा दोस्तों? लिख लो यहां पे, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग रुकती नहीं है दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं जमता। ये क्या लाइन लिख दी गुरुजी, इसको समझाइए। तो बिल्कुल समझाऊंगा मेरे वीरों, ठीक है दोस्तों। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। रक्त का थक्का जमने का मतलब जैसे हमारी स्किन होती है, उस पर अगर हम कोई भी कट लगाते हैं तो उससे जो ब्लड बहता है ना, वो कंटिन्यू बहता है, रुकता ही नहीं है। तो इसका मतलब हीमोफीलिया का रोग हो गया दोस्तों। और मेरे वीरों ध्यान रखना, यह हमेशा दोस्तों इससे कौन प्रभावित रहेंगे? पुरुष प्रभावित रहेंगे। हमें पता कि महिलाओं में होता है, लेकिन दोस्तों महिला ट्रांसफर करती रहती है दोस्तों, तो ये पुरुषों में मतलब कि असरदार रहेगा दोस्तों, पुरुष इससे प्रभावित रहेंगे। आपको ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 414, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग मुझे यह भी बताइए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? 1860 में, 1867 में, 1850 में, 1875 में? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, प्रार्थना समाज की बात करी जा रही है तो 1867 में इसकी स्थापना होती है। कौन कौन है भाई इसकी स्थापना में शामिल? तो ध्यान रखना, एमजी रनाडे। अब गुरुजी सोच रहे होंगे ये कौन सा क्वेश्चन लिख दिया, एमजी रनाडे। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे एमजी रनाडे, एमजी रनाडे। और जो ज्यादा बच्चों को पता रहता है वो है आत्माराम पांडुरंग। इन दोनों ने मिलकर करी है दोस्तों, ध्यान रखना। आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ध्यान रखना, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बम्बई, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया 1867 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है प्रार्थना समाज की। अब दोस्तों 1875 में दोस्तों आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तीन चीजें मैं ओरल बता देता हूं क्योंकि लंबी पड़ेगी। 1875 में, पहले मैं इसका आंसर सही कर देता हूं, बी। 1875 में दोस्तों आपको तीन चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट को नोट करना। पहला कि इसमें आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। और दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक ध्यान रखिए, सत्यार्थ प्रकाश, वेदों की ओर लौटो दोस्तों, इन्हीं का नारा था। आपको ये पता चल गया। अब दूसरा ध्यान रखना है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। एक रूसी महिला इसकी स्थापना करते हैं जिनका नाम मैडम ब्लाटस्की है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है, 1875 में ही ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। कौन करते हैं भाई? सर सैयद अहमद खां। मेरे वीरों 1875 में ये तीन बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, पूरा रिवीजन कराऊंगा, कहीं नहीं दोस्तों, आपकी तैयारी पूरी मजबूत कराएंगे। लाहौर में बादशाही मस्जिद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का निर्माण किसने कराया? एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे वीरों। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या हुमायूं? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे तो गुरुजी इसका सही जवाब औरंगजेब हो जाएगा। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना मेरे वीरों, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूं मेरे मित्रों। इसका जवाब आप लोगों को होमवर्क में देना है, होमवर्क, यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर टिक करना है इसका जवाब। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे वीरों एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए तो एक लाइक तो बनता है। एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करिए,
क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। अगर आप लोग पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट करें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले भेजेगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों। क्योंकि हमें दोस्तों मेहनत पूरी करनी है, आप सभी को पता है दोस्तों, इस बार सिलेक्शन अपना है दोस्तों, ठीक है। यही मोटिवेशन के साथ आप क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। कल हम इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।